नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज का दिन कुछ कांग्रेस के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। 2 ऐसी खबरें हैं जिससे कांग्रेस सीधा हिट हो रही है और मैं कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत में जो एक राजनीतिक दल है, जो विपक्ष का सबसे प्रमुख दल है। क्योंकि आजकल इतनी बार कांग्रेस, कांग्रेस शब्द आता है और ईरान, इराक के बीच में जब कांग्रेस का ज़िक्र आता है तो अमेरिकन पार्लियामेंट का है। तो ज़रा क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस में टिकट बिकते हैं और लोग बेचते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन खुल के किसी ने आरोप लगाए हैं और ये 2 महीने के बीच में 2 बार आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन यानी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल के खिलाफ। पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका कोई ज़िक्र दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन केरल के अखबारों में और चैनलों में खूब छपा। ये रहस्यमय बात है कि इतना बड़ा आरोप जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लगाया, सबूतों के साथ लगाया, पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन दिल्ली मीडिया चुप रहा। इसके पीछे ये बताया जाता है कि कई और से, सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रयास किया गया था कि ये छपे नहीं। लेकिन फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये दूसरे किसी महिला ने आरोप लगाया। 7 करोड़ में बिका कांग्रेस का टिकट, सबूतों के साथ। और दूसरी बुरी खबर ये है कि हेमंत सोरेन ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। असम में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस की नेत्री सुचित्रा देवी ने शीर्ष नेतृत्व पर टिकट के बदले 7 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा है। ये खबर भी बहुत लेट आई क्योंकि ये आरोप लग के काफी 1 सप्ताह हो गया है। हरियाणा की राजनीति में इस समय जो तूफान उठा है, उसमें न केवल चंडीगढ़ बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में एक खलबल मची हुई है। यह मामला किसी सामान्य राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और धोखे पे के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस की पूर्व महिला महासचिव सुचित्रा देवी और उसके पति गौरव कुमार ने पार्टी के कुछ बेहद प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा सीट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब पुलिस की चौखट और आत्मदेह की दाह की चेतावनी तक पहुंच गया है, जिससे कांग्रेस में हलचली मची है। सुचित्रा देवी के पति गौरव कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बावल सीट से चुनावी टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके कर्मियों को लगभग 7 करोड़ रुपए दिए थे। गौरव का आरोप है इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद उनके पत्नी का टिकट नहीं दिया गया। अब जब वे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से केसी वेणुगोपाल और कोडिकुन्निल सुरेश जैसे कद्दावर नेताओं का नाम इस लेन-देन में घसीटे हैं। मामला केवल मौखिक आरोपों तक सीमित नहीं। गौरव कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 3 पन्ने का एक शिकायती पत्र भेजा है, जो न्यूज़ लॉन्चर के पास है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें कई बड़े नेता और उनके निजी सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस शिकायत के साथ सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट, बैंक स्टेटमेंट और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई है। गौरव का कहना है कि उन्हें चुप रहने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर भेजा दिया गया था, ताकि वे अपने बयान बदल दें, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। वे पुलिस से लगातार जांच की गुहार लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल छानबीन शुरू कर दी है, जल्द ही मामला दर्ज किया जा सकता है। जैसे ही मामला मीडिया में उछला, हरियाणा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने सुचित्रा देवी को अनुशासनहीनता और मिथ्या आरोप लगाने के आधार पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि सुचित्रा देवी ने इस पर तीखा पलटवार किया। उनका दावा है कि वे निष्कासन के आदेश से 19 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुकी थी, इसलिए उन्हें निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये पत्र भी आप देख सकते हैं, जो हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने दिया हुआ है।
उन्होंने तंज कसते हुए ये कह दिया कि नई अध्यक्षा को भारतीय राजनीति में ट्यूशन लेने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जमीनी राजनीति की समझ नहीं है। सुचित्रा ने खुद को एक शहीद परिवार की बेटी बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में केवल रसूखदार नेताओं के बच्चों को ही तवज्जो दी जाती है। इस विवाद ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। गौरव कुमार ने घोषणा की है कि यदि उनके पैसे वापस नहीं मिले और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अगली दुर्गा अष्टमी को राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें फोन पर सड़क पर ध्यान से चलने जैसी धमकियां मिल रही हैं, जिससे वे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस आरोपों को आधार बताते हुए चुनाव के 1.5 साल बाद ऐसा आरोप लगाना उनकी सच्चाई पर शक पैदा करता है। फिलहाल इस मामले को सुलझाने के बजाय अधिक उलझता जा रहा है। ये जो हरियाणा के कांग्रेस है अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र सिंह, ये भी पैराट्रूपर है। ये भी केसी वेणुगोपाल की कृपा से वहां बने हैं, तो इसलिए क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए वो बचाव की मुद्रा में आएंगे। महिला कांग्रेस की अलका लांबा अक्सर जब भी वेणुगोपाल पे हमले होते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए सामने आती है और वो उनके वकील बन के लड़ती है, ये भी देखा गया है। लेकिन 1.5 साल बाद क्यों? क्योंकि 1.5 साल तक नवीन कुमार लगातार पैसे की मांग कर रहा था और उसे टहलाया जा रहा था कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे, 2 करोड़ रुपए ले लो, ये ले लो। वो पूरे 7 करोड़ रुपए मांग रहा था। कुछ बैंक स्टेटमेंट से पैसे गए हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट गई है। सबसे अहम सवाल इसमें जो मुझे दिखाई देता है कि जब कोई कांग्रेस के राहुल गांधी भी हो, राहुल गांधी एक सामान्य वक्तव्य कर लेते हैं कि ये मोदी मोदी को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर तुरंत उनके खिलाफ कहीं 10 जगह एफआईआर हो जाती है, उनको 2 साल की सजा होती है, उनकी सदस्यता समाप्त होती है, उनका बंगला खाली किया जाता है। ये राहुल गांधी के साथ होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि वेणुगोपाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय होती है और बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने एक वक्तव्य कह दिया और उसमें नरेंद्र मोदी पे कुछ टिप्पणी थी, तो आसाम से पुलिस आकर तुरंत उनको चलते विमान से नीचे उतारा गया। विमान जब टेक ऑफ की स्थिति में था, विमान रोका गया, उनको निकाला गया और उनको अरेस्ट किया गया। ये तो हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। कोई कांग्रेसिया जरा भी टिप्पणी करे उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। केसी वेणुगोपाल ऐसा क्या है केसी वेणुगोपाल में कि जिनके खिलाफ लगातार आरोप, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, आरोप करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करती है, लेकिन होती नहीं। केसी वेणुगोपाल के कुछ उधर भी संबंध है जो केसी वेणुगोपाल को लगातार बचाया जा रहा है? ये सवाल हर कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से पूछ रहा है। कुल मिला के क्या राहुल गांधी इन लगातार कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करेंगे या केसी वेणुगोपाल से त्रस्त इस कांग्रेस को केसी वेणुगोपाल से मुक्ति दिलवाएंगे या फिर राहुल गांधी सिर्फ बातें करेंगे? ये अब समय ही बताएगा आने वाले समय में। लेकिन दूसरी जो अहम खबर है जिसने मैंने कहा कि फिर कांग्रेस को हिट किया है, वो है असम में जेएमएम ने थोड़ा हाथ का साथ। क्या हुआ? असम विधानसभा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। अब जेएमएम 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत आजमाएगी, जिसका सीधा असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। उत्तर पूर्व के राज्य आसाम में चुनाव का पारा चढ़ते ही बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। झारखंड के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रास्ते आसाम की धरती पर अलग हो गए। सीट बंटवारे को लेकर मची खींचतानी के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए फैसला लिया है। बल्कि इसका सीधा असर जो है आने वाले समय झारखंड की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ना तय है। काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दल एक मजबूत गठबंधन के साथ बीजेपी के सामने खड़ी होगी। लेकिन सिलसिले में रांची से लेकर दिल्ली तक बैठकों का कई दौर चले। खुद असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। बात यही नहीं रुकी। सोरेन खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस के आलाकमान से भी मिले, लेकिन हफ्तों की माथापच्ची के बाद सीटों के गणित पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। अंततः झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हार मानकर अपने 19 उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी है और उन्होंने पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर कमान भी सौंप दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस अकेले चलने की जिद के पीछे सोची समझी चुनावी रणनीति छिपी है।
पार्टी का मुख्य ध्यान असम के उन इलाकों पर है जहां चाय बागान में काम करने वाले लोग और आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। इन समुदाय के साथ पार्टी का पुराना जुड़ाव रहा है और उसे उम्मीद है कि यह वोट बैंक उन्हें जीत दिलाने में मदद करेगी। मजबत विधानसभा सीट से प्रीति रेखा बरला और सोनारी से बलदेव तेली जैसे चेहरे को उतारकर हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। हालांकि उनसे विपक्षी एकजुटता का एक छोटा संदेश देते हुए बिहाली की सीट वाम दलों सीपीआई एमएल के लिए छोड़ दी है। असम की इस टूट का असर केवल यहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी तपेश झारखंड के राजनीति में भी महसूस की जाएगी। झारखंड में जल्द ही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। अभी तक माना जा रहा था कि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही सीटों पर अपना दांव ठोक सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की सत्ता की साझेदारी में ये 2 दल इस कड़वाहट को रांची की गलियों तक पहुंचने कैसा रोक सकते हैं असम की कड़वाहट वहां तक। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। 126 सीटों के लिए मतदान होगा। भाजपा का पलड़ा वर्तमान में भारी दिख रहा है। पिछले बार उन्होंने 60 सीटें जीती थी, कांग्रेस के पास 29 थी। देखते हैं क्या होगा। लेकिन मुझे याद है जब मैं हेमंत सोरेन से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी और जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और जेल से छूटने के बाद मैं रांची किसी सेमिनार में गया था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। तब उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई और लंबी चौड़ी बात हुई 1 डेढ़ घंटे की। तब हेमंत सोरेन ने कई बार चीज़ों पे प्रकाश डाला। उसमें एक बात उन्होंने की कि अब मैं सत्ता में आया हूँ, तो मैं थोड़ा झारखंड को अब ऑटो मोड में छोड़ दिया है और पार्टी का संगठन भी पार्टी ऑटो मोड में है और अशोक जी मेरा पूरा फ़ोकस अब आसाम पे है। तो मैं चौंक गया, मैंने बोला आसाम पे क्यों? उन्होंने कहा कि आसाम में बहुत सारे आदिवासी है और एक बहुत बड़ा तबका है वोट बैंक और वो सीधा हमारे झारखंड से जुड़ा हुआ है। चाय बागान के लोगों की भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी टीम 24/7 वहाँ काम कर रही है। एक अलग टीम मैंने बना के झारखंड में छोड़ी है और ये काम करेगी। दूसरी बात, हेमंत सोरेन ने मेरी सरकार पहली बार गिराने का प्रयास किया। आपको याद होगा जो कलकत्ता में पुलिस जब कलकत्ता पुलिस ने गाड़ियों में से कैश जब्त किया था, कांग्रेस के विधायक कुछ खरीद-फरोख्त करने की बात हो रही थी। और उसके बाद जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो हेमंत सोरेन ने पूरा अपनी ताकत झोंक दी थी झारखंड में हेमंत सोरेन को घर बिठाने की। और इस पूरी चुनाव में जो भाषा यूज़ हुई, खासकर हेमंत विश्व शर्मा द्वारा, वो इतनी बिलो द बेल्ट थी। उससे हेमंत जी मैंने जब बात की तो बहुत व्यक्तिगत रूप से आहत होते दिखाई दे रहे थे। इसलिए उन्होंने आसाम को फ़ोकस किया। कांग्रेस तब चुनाव के लिए काम भी नहीं कर रही थी, तब से हेमंत कर रहे थे। और उसके बाद हेमंत के साथ यदि बातचीत फिसल जाती है, तो इसमें गौरव गोगोई और जी प ब जितेंद्र सिंह जैसे मतलब कम अनुभवी लोग जब इंचार्ज बन के जाएँगे, तो यही होगा। उसके बाद दिल्ली में भी वो आएँगे, तो दिल्ली में एक कॉकस राहुल गांधी के आस-पास है, उन्होंने भी भटकने नहीं दिया होगा। ये वही स्लीपर सेल है बीजेपी के, जो चाहते थे कि जेएमएम अलग हो जाए, ताकि बीजेपी का फ़ायदा हो और अल्टीमेटली वही हुआ। इस बार जेएमएम शायद अपना खाता खोल दे, क्योंकि जो उम्मीदवार उन्होंने चयन किए, वो भी बहुत बेहतरीन हैं और बाकी भी चीज़ें। तो ये 2 बड़ी खबरें थी, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से हिट होती हुई दिखाई दी। हमको लगता है, लेकिन कांग्रेस हिट होती तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव आना और जाना, पराजय हो या ना हो या जीत हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें चलती है और उसी के भरोसे पार्टी की दुकान चलती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।